एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1858 का चार्टर एक्ट, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट के तक हम पिछले के दो वीडियो में चर्चा किए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1858 का चार्टर एक्ट देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, 1857 की महाक्रांति जो होती है, महाविद्रोह होता है, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1858 में एक चार्टर लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको 1858 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इस चार्टर के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत का शासन ट्रस्ट के रूप में कर रही थी, उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन का नियंत्रण करती है। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। भारत का जो गवर्नर जनरल है वह भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं और एक नया पद भारत सचिव सृजित किया जाता है और इनको सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय टीम बनाई जाती है और इन 15 सदस्य में से 8 सदस्यों का जो चुनाव है वह ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से किया जाएगा और 7 सदस्यों को जो चुनाव है वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से द्वारा किया जाएगा। मतलब 7 सदस्यों को जो चुनाव है वह कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और 8 सदस्यों को जो चुनाव होता है वह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सचिव जो होता है वह इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, और यह जो होता है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्रिमंडल का क्या होता है, यह सदस्य होता है। ठीक है, तो भारत सचिव जो होता है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और इनको सहयोग देने के लिए 15 सदस्यीय एक टीम होती है, जिसके 8 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से किया जाता है और 7 सदस्यों का चुनाव कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया जाता है। और इन 15 सदस्यों में जो चुनाव किया जा रहा है उनको भारत में कार्य करने का जो अनुभव है 10 वर्ष या उससे अधिक रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो 15 सदस्य है उनका भारत में कार्य करने का जो अनुभव है 10 वर्ष से अधिक रहना चाहिए, तभी वह इन भारत सचिव के जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें चुने जाने के योग्य माने जाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपको बता दें, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया जाता है राजनीतिक मामलों के लिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए गठित किया जाता है पहली बार, वो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से अब भारत के शासन प्रशासन के लिए भारत सचिव और भारत का जो वायसराय है ये दोनों जिम्मेदार हैं, और यही ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश महारानी के प्रति उत्तरदायी हैं भारत के शासन प्रशासन के लिए। चलिए अब हम लोग भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर आते हैं। इसके तहत हम देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है और विभागीय जो प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है।
मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विभागीय प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। आप कह सकते हैं कि नींव पड़ता है, ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पर जो है नींव पड़ता है। अब जो भारत का जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या की है, दे दी गई है। अब वायसराय जो है वह नए प्रांतों का सृजन कर सकता है। कहने के तात्पर्य नए प्रांतों का वो गठन कर सकते हैं। नए प्रांतों का क्या है, गठन कर सकते हैं। प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जो प्रांत हैं उनके सीमा में, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, प्रांत की सीमा में परिवर्तन का अधिकार दे दिया जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और हो जाती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो वायसराय को दे दी ही गई है, साथ ही साथ जो कार्यकारिणी परिषद है, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसके द्वारा बनाई गई कोई निर्णय या विधियों पर, ठीक है, वीटो करने की भी शक्ति क्या है, दे दी जाती है। वीटो की भी शक्ति दे दी गई है वायसराय को। वायसराय को जो है दो शक्तियाँ आपको दे दी जाती हैं वायसराय को, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में यही 2-3 पॉइंट आपके मुख्य हैं। जैसे मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विभागीय प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत भारत में इसी अधिनियम के माध्यम से होती है और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। साथ ही साथ कार्यकारी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर वीटो करने की भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है। नए प्रांतों का गठन और प्रांतों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार वायसराय को दे दिया जाता है। आज हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से जो विधायिका है, विधायिका जैसे हम लोग जानते हैं केंद्रीय जो विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका आपका है, जो केंद्रीय विधायिका है और जो प्रांतीय विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका है उनके सदस्यों का आकार बढ़ाया जाता है। या कहने का तात्पर्य है विधायिका का जो आकार है उसको बढ़ाया जाता है। और उस समय विधायिका जो है विधान परिषद ही बोला जाता था, दोनों में विधान परिषद और यहाँ भी प्रांतीय विधान परिषद बोला जाता था और यहाँ पर भी केंद्रीय विधान परिषद बोला जाता था, जो उस समय की विधायिका थी। और विधायिका का जो है आकार बढ़ा दिया जाता है, सदस्यों की संख्या उसमें बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है, जो विधायिका के जो सदस्य हैं विशेष तौर पे जो भारतीय सदस्य शामिल किए जाते हैं उसमें, ठीक है, तो इसमें जो है इनको प्रश्न पूछने का जो बजट आता है, बजट जब लाया जाता है विधायिका में तो इनको प्रश्न पूछने का तो अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। प्रश्न पूछने का अधिकार बजट पे दिया जाता है लेकिन अनुपूरक प्रश्न वो नहीं पूछ सकते हैं। और मतदान का भी अधिकार नहीं दिया जाता है, मतदान का भी अधिकार जो है इनको नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या है, यहाँ पर शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य है जो सदस्यों को जो मनोनयन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, जो सदस्यों का जो विधायिका में जाते हैं उनका जो मनोनयन होता है वह मनोनयन जो होता है वह मनोनीत किया जाता है और इसका आधार जो होता है बहुत अधिक संपत्ति रखा जाता है। बहुत अधिक शिक्षा संपन्न व्यक्ति ही इस विधायिका में शामिल हो पाता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से की जाती है। जो सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने का तो अधिकार दिया जाता है लेकिन वह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मतदान का भी अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग 1858 के चार्टर एक्ट से लेकर 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पे चर्चा किए हैं और इसके जो मुख्य प्रावधान है उस पर हमने चर्चा करने की कोशिश किया है। और ये जो है विभिन्न एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे, इसलिए जो वेरिएशन है, जो अंतर है अलग अलग चार्टर में, उसको याद करने की कोशिश करिए और हम स्पष्टता के साथ याद कराने की कोशिश आपको किए हैं।
जैसे आपको 1858 के चार्टर एक्ट में यही ध्यान देना है कि कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से। देखिए ट्रस्ट के रूप में देखती है और ट्रस्ट की शक्ति कब दी जाती है? ट्रस्ट के रूप में देखने के बाद 1853 के अधिनियम के माध्यम से दी जाती है कि भारत का जो शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्ट के रूप में देखभाल करे। लेकिन अब वहाँ पर भी 1858 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि भारत का शासन कौन देखेगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इसका तात्पर्य है कि भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अब नियंत्रित किया जाने लगा और एक भारत सचिव पद का सृजन किया जाता है जो 15 सदस्यीय होता है। और ये जो भारत सचिव होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। और भारत का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का वायसराय कहा जाने लगता है और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। उसके बाद 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम में हम लोग देखते हैं पहली बार जो है सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत कब होती है? शुरुआत तो आपका 1861 अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति सर्वप्रथम वायसराय को किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से प्राप्त होती है। और 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है। जो विधायिका है उसमें सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है और इसका जो आधार होता है बहुत अधिक संपत्ति और बहुत अधिक शिक्षा संपन्न जो व्यक्ति रहता उसी को इस विधायिका में प्रवेश मिल पाता था। और यहाँ पर जो है प्रश्न जो सदस्य होते हैं उनको बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और मतदान का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। फिर आगे के हम लोग अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम 1909 में देखेंगे इसमें जो है किस प्रकार से परिवर्तन आता है और अन्य अधिनियम में जो है भारत के संवैधानिक विकास का कैसे आधार तय होता है। और इसकी जो कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपके आधुनिक इस समय भारत के जो संविधान में है उस सब चीज़ों को आप बहुत बारीकियों से देख सकते हैं कि उस शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है देखते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाया जाता है और कालांतर में ही वो भारत के संवैधानिक विकास का आधार बनने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।